हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर साइंस टीचर में। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे सिलेबस को लेकर डिस्कशन किया था। यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस का सिलेबस को हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में मैं आपसे साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण के बारे में बात करेंगे या इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक पे। पहला, हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होते हैं। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें किसी पदार्थ का भौतिक गुणों में या भौतिक आकार में परिवर्तन होता है और कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे कागज़ का फटना, बर्फ़ का पिघलना, मोम का पिघलना, कांच का टूटना, ये सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ऐसे ही बहुत से परिवर्तन हमारे आसपास ऐसे भी होते हैं जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन या रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जिससे नए पदार्थ बन जाते हैं। ऐसे परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन करते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है, उत्पाद होता है, वो बिल्कुल अपने मूल पदार्थ से अलग होता है। उदाहरण के लिए लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना और कागज़ का जलना, ये सभी एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तनों में रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रियाओं के वजह से होती है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, इसको हम इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन वह क्रिया है जिसमें पदार्थ परस्पर आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, जिनको हम उत्पाद कहते हैं। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, वह क्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके पुनर्गठन करके या व्यवस्थित करके नए पदार्थ को बनाते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन which two or more react to form new products is called रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया वह क्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर आपस में क्रिया करके पुनर्व्यवस्थित होकर नए पदार्थ को बनाते हैं। ऐसे अभिक्रिया को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया कैसे हमें पता लगती है, या हमें कैसे पता लगेगा कि इस परिवर्तन में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो रासायनिक अभिक्रिया को आसानी से पहचाना जा सकता है। इसके कुछ इंडिकेशंस हमें मिल जाते हैं। ये कौन कौन से इंडिकेशंस हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या ये रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसमें 4-5 इंडिकेशन है। पहला कि अवस्था में परिवर्तन, दूसरा रंग में परिवर्तन, तीसरा अवक्षेप का बनना, चौथा गैस का बनना,
और ऊष्मा का निकलना। रासायनिक अभिक्रिया या केमिकल रिएक्शन के इंडिकेशंस हैं अवस्था में परिवर्तन। यदि किसी पदार्थ की अवस्था किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो हम कह सकते हैं वहाँ पे कि वहाँ ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो जाना, अगर किसी वस्तु का कलर चेंज हो जाए तो ये मान के चलिए कि वहाँ पे भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अवक्षेप का बनना, किसी अभिक्रिया के दौरान कोई ऐसा पदार्थ बने जो उसमें न घुले और नीचे बैठ जाए तो उसे हम अवक्षेप कहते हैं। और अवक्षेप का बनना ये बताता है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस का निकलना या गैस का बनना बुदबुदाहट के साथ ये भी बताता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऊष्मा का निकलना, यदि किसी अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही है या ली जाती है तो इससे भी हमें पता लगता है कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अब आइए रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण, जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को या रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी उत्पाद हैं, जितने भी अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, उनको उनके सिंबल्स के साथ और सूत्रों के साथ लिखते हैं। यानी उनके सिंबल्स के साथ और उनके फॉर्मूले के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं तो उसे हम केमिकल इक्वेशन या रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखने की विधि है। जब हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को सिंबल्स और फॉर्मूले के साथ शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे किसी रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ जो पदार्थ लिखे जाते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और दाईं तरफ लिखे जाने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। अगर अभिकारक एक से अधिक है तो उनके बीच में प्लस साइन लगाया जाता है और अभिकारक और उत्पाद के बीच में एक एरो होता है, एरो लगाया जाता है। अभिकारक में आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने लिखा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। हमने पूरा मैग्नीशियम ना लिखकर मैग्नीशियम का सिंबल Mg और ऑक्सीजन का सूत्र O2 लिखा है। यहाँ पे भी हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, ना कि हमने पूरा मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है। इस तरीके से ये एक रासायनिक समीकरण है जिसको हमने रासायनिक अभिक्रिया को शॉर्ट में इन सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो इस तरीके से ये एक रासायनिक समीकरण है। अब रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि क्या है? इसके दो स्टेप्स होते हैं। स्टेप वन में हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्केलेटल इक्वेशन को लिखते हैं, कंकाली समीकरण को लिखते हैं। जैसे हमने कंकाली अभिकरण लिखे, इसमें Mg प्लस O2 गिव्स MgO। स्टेप वन में हमने किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके स्केलेटल फॉर्म में हमने लिख लिया।
स्केलेटल फॉर्म में लिखने के लिए हमें इनका सूत्र और सूत्र या प्रतीक का हमें पता होना चाहिए, सूत्र या सिंबल और इनके फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। अगर हम फॉर्मूले या सूत्र इनके सही नहीं लिखेंगे तो ये हम इनको सही से इस समीकरण को प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे। दूसरा स्टेप 2 में हम इस कंकाली समीकरण को संतुलित करेंगे। जैसे इस समीकरण में यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। अब इसको हम संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे तो जिससे ये संतुलित हो जाएगा। तो अब हम इसको संतुलित रूप में यहाँ लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2MgO। तो इस तरीके से हम किसी कंकाली अभिक्रिया को हम समीकरण को लिखते हैं। तीसरा, देखिए अब हम बातें करते हैं किसी रासायनिक समीकरण को हम कैसे संतुलित करते हैं या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के कौन कौन से तरीके हैं। तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के तरीके। पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड, त्रुटि एवं जांच मेथड। दूसरा है पार्शियल इक्वेशन मेथड, जिसमें हम आंशिक संतुलन विधि या मेथड और तीसरा है संयोजकता का मेथड या वैलेंसी मेथड। इसको हम वैलेंसी मेथड भी कहते हैं। और चौथा है आयनिक बैलेंस थ्योरी। मेथड। तो रासायनिक समीकरण को हम 4 प्रकार से संतुलित कर सकते हैं। पहला है त्रुटि एवं जांच मेथड, जिसमें हम बार बार चेक करते हैं जब तक कि वो सही नहीं हो जाता। जैसे पार्शियल इक्वेशन मेथड, इसमें हम इक्वेशन को 2 हाफ में बांट लेते हैं, फिर हम दोनों हाफ को अलग अलग संतुलित करते हैं और फिर इसको एक साथ लिखते हैं। संयोजकता विधि, इसमें हम वैलेंसी के इस्तेमाल कर उसको हम बैलेंस करते हैं। और आयनिक बैलेंस, इसमें हम आयनों के माध्यम से उसको बैलेंस करते हैं। अब आइए किसी समीकरण को हम और कैसे उसको इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो और अधिक इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम
जैसे किसी समीकरण को और अधिक सूचना प्रदान करने के लिए या उसको और इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर है कि हम जो उत्पाद हैं यानी जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं उनकी भौतिक अवस्था को मेंशन कर दें। जैसे ये सॉलिड है तो इसको हम एस लिखेंगे, ये लिक्विड है तो इसको हम लिक्विड लिख देंगे, अगर गैस है इसको हम ऐसे एरो बनाएंगे। ये सब लिखने से हमें और इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारा जो रिएक्टेंट है सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। और एरो के ऊपर हम डेल्टा ट्राइंगल अगर लिख रहे हैं, इससे ये पता लगता है कि इसको हीट दी जा रही है या हीट नहीं दी जा रही है। इसके अलावा अगर इसमें हम कोई प्रेशर या टेम्परेचर दे रहे हैं वो भी हमको इसके ऊपर ही मेंशन करना होता है। ऐसा करने से ये समीकरण और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शंस 6 टाइप्स की होती है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। डीकम्पोजिशन या सब्स्टिट्यूशन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। इसके पास से है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसमें है एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि एक ही एकल विस्थापन विधि अभिक्रिया और उभय विस्थापन अभिक्रिया। फिर है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रिएक्शन अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। और आखिरी है ऑक्सीकृत अपचयन अभिक्रिया, अपचयन ऑक्सीकृत अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 टोटल रासायनिक अभिक्रिया 6 प्रकार की होती हैं और हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, जैसा कि इसका नाम बता रही है, ये अभिक्रिया इस रिएक्शन में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद देते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं देखिए, इस अभिक्रिया में 2 अभिकारक हैं और एक उत्पाद है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद देते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और उदाहरण देख लीजिए, इसमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस CO2। इसके बाद से दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में टूटता है, उसे हम
वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये दो उत्पाद बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से एक अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में अगर टूटता है तो इसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन फर्दर कई 3 प्रकार की होती है। पहला है ऊष्मीय, दूसरा है प्रकाशीय और तीसरा है विद्युत। ऊष्मीय डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया में जो अभिकारक है उसको जब हम हीट करते हैं यानी ऊष्मा प्रदान करते हैं तब वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटता है। ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए ये ऊष्मीय अभिक्रिया है। उसी प्रकार से प्रकाशीय अभिक्रिया, इसमें सिल्वर, देखिए प्रकाशी या प्रकाश अपघटन भी कह सकते हैं इसको, प्रकाश अपघटन, अपघटन अभिक्रिया। इसमें आपका सिल्वर क्लोराइड AgCl को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं ये टूट जाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन में, 2 ले लेंगे तो ये प्रकाश अपघटन या प्रकाश अपघटन अभिक्रिया है। उसी विद्युत अपघटन में उदाहरण है वाटर H2O, जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2 प्लस O2 हमें मिलता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इस प्रकार से जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया, ये 3 प्रकार की होती है, ऊष्मीय, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन। इसके बाद से तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है उसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में जो तत्व ज़्यादा रिएक्टिव है वो अपने से कम रिएक्टिव तत्व को उसके कंपाउंड से उसको हटा देता है, विस्थापित कर देता है और उसकी जगह वो ले लेता है। जैसे CuSO4 प्लस Fe, इस तरीके से ये देखिए इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट के घोल में जब हम आयरन की कील डालते हैं तो कॉपर सल्फेट, जिसमें कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव है
तो आयरन कॉपर को उसके घोल से विस्थापित कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। इस तरीके से नीला जो कॉपर सल्फेट घोल था वो धीरे धीरे हरे ब्राउनिश टाइप के घोल में परिवर्तित हो जाता है। अब इसका दूसरा रूप है, ये जो रिएक्शन था ये एकल विस्थापन अभिक्रिया थी। इसके बाद से इसमें उभय विस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जैसे हमने लिखा है बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4 is बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। उभय विस्थापन अभिक्रिया में जैसा कि आप देख सकते हैं दो लवण हैं, दोनों ही लवण पानी में घुल जाते हैं और आपस में जब ये क्रिया करते हैं तो इसका जो रेडिकल है वो इसके द्वारा और ये इसके द्वारा क्या विस्थापित हो जाता है। दोनों ही जो आयंस हैं एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं और हमें फिर से दो नए लवण मिलते हैं जिसमें से एक घुलनशील है और एक नहीं घुलता जो नीचे बैठ जाता है। इस तरीके से ये एक उभय विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद से जो चौथी रिएक्शन है वो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया के दौरान हीट ऊष्मा बाहर निकलती है। जैसे अगर हम चूना ले लें CaO, इसको पानी में घोलें तो इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट बाहर निकलती है और ये गर्म हो जाता है। ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसीलिए आपने देखा होगा जो पेंटर्स होते हैं जो चूने को पानी में डालते हैं तो चूने वाले पानी में हाथ नहीं डालते, वो डंडे से उसको हिलाते हैं क्योंकि वो घोल इतना गर्म हो जाता है कि वो हाथ उसमें डालेंगे तो हाथ कट जाएगा और इसलिए इसका कारण यही है कि इसमें हीट बहुत सारी निकलती है। दूसरा है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी है जैसे आइस ये हीट लेता है तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम बर्फ़ को रखें तो बर्फ़ अपने वातावरण से हीट एब्जॉर्ब करता है और फिर ये वाटर में क्या होता है, पिघल जाता है या वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक ऊष्माशोषी का उदाहरण है। अगला है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया।
ऑक्सीकरण को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ जाए तो उसका ऑक्सीकरण होता है। किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए उसे भी हम इलेक्ट्रॉन निकल जाए उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। या किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन निकल जाए उसे भी हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ऑक्सीकरण को हम कई तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो ऐसी सभी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीजन किसी से जुड़ रहा है किस तत्व से, या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या हाइड्रोजन निकल रहा है, तो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, इसमें कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ है वहीं अब आइए रिडक्शन का क्या मतलब होता है? अपचयन का मतलब, अपचयन को भी हम 3 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। वे सभी अभिक्रिया जिसके अंदर किसी तत्व से हाइड्रोजन जुड़ जाए, ऑक्सीजन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए, ये सभी अभिक्रियाओं को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन, ये रिडक्शन है। ये भी रिडक्शन है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि रिडक्शन का मतलब होता है यदि किसी तत्व से या किसी यौगिक से ऑक्सीजन निकल जाए या इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए या हाइड्रोजन जुड़ जाए, उसको हम अपचयन कहते हैं। तो ये सभी ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया। इसके बाद से आखिरी अभिक्रिया है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों ही क्रियाएं, अपचयन और ऑक्सीकरण, परस्पर एक साथ हो रही हो, तो ऐसी अभिक्रिया को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक तरफ रिडक्शन हो रहा है तो दूसरी तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे देखिए ऑक्सीकरण अभिकरण की रखते हैं यहाँ पे Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर ऑक्सीकरण रिडक्शन हुआ है। तो आप देख सकते हैं इस अभिक्रिया में एक तरफ ऑक्सीकरण और दूसरी तरफ रिडक्शन दोनों परस्पर हुआ है।
परस्पर हो रही हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन या अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, हमने आज 6 प्रकार की अभिक्रियाएं पढ़ी। पहला था संयोजन अभिक्रिया, दूसरा था वियोजन अभिक्रिया, तीसरा था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसको हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद से चौथा था आपका ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसको हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। पांचवा था अपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और छठा है हमारा अपचयन ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें दोनों ही क्रियाएं परस्पर एक साथ हो रही हैं। और इसका आखिरी है कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं का हमारे जीवन पर बहुत असर पड़ता है। हमारा कोई भी पल ऐसा नहीं है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही हो। आप देखते हैं आपके घरों में जो धातु है, धातु के जो तत्व हैं वो धीरे धीरे उनके ऊपर एक लेयर बन जाती है जिसको हम कोरोजन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो चांदी है वो काला पड़ने लगता है, जो तांबा है वो हरा पड़ने लगता है, और जो लोहा है वो भूरा पड़ने लगता है। ये सभी, इसको हम संक्षारण कहते हैं। ये अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है जो हमारे वायुमंडल में पाई जाने वाले गैसों का इन धातुओं के परस्पर अभिक्रिया होने से होता है। इसके बाद से रेंसिडिटी का मतलब है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या है? आपने देखा होगा जो मार्केट में चिप्स के पैकेट आते हैं उसके अंदर एक नाइट्रोजन गैस फिल करके उनको सील किया जाता है। अगर ये नाइट्रोजन गैस निकल जाए और ये चिप्स बाहर निकल जाए और काफ़ी दिन ऐसे ही पड़े रहें तो आप देखेंगे उनमें एक अजीब सी गंध आने लगती है। इसको हम विकृत गंधिता कहते हैं। ये एक्चुअली हमारे वायुमंडल में पाए जाने ऑक्सीजन का रिएक्शन उस ऑयल के साथ होता है जिसकी वजह से ये केमिकल अभिक्रिया या एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ये खराब हो जाता है। इसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे दैनिक जीवन में जो रासायनिक अभिक्रिया की वजह से होते हैं। तो मैं करता हूँ आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।